दुख की बात यह है कि डरपोक और कायर संघी 1925 में जिनका जन्म हुआ, इन्होंने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाते तो ये जेल की सलाखों में होते। 1940 में इन्होंने मां सदा वत्सले अपनाया था। अरे भाई, 1940 में मां सदा वत्सले अपना लिया तो उसमें वंदे मातरम क्यों नहीं अपनाया? आरएसएस के और हिंदू महासभा के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पूरे देश में 3 जगह सरकार चला रहे थे, पश्चिम बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ फ्रंट में। जो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम तो वंदे मातरम के लिए बात कर रहे थे, देश की एकता अखंडता की बात कर रहे थे, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। उसी समय 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता कायर विनायक दामोदर सावरकर, जो 5 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिख करके माफी मांगा था, अंग्रेजों से 30 रुपए पेंशन लेते थे, वो क्या कह रहे थे बैठक में कि देयर आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, ये 2 अलग अलग तरह के लोग, हिंदू और मुसलमान वर्ग के लोग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, इनका दोनों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। ये वो लोग थे। जब राष्ट्रगीत के रूप में जब इसको स्वीकार किया जा रहा था आजादी के समय, तो उस बैठक में कौन कौन लोग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, और ऐसे तमाम लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसमें इनके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने तो नहीं विरोध किया। इनके 2-3 एजेंडे होते हैं। ये अतीत में हिंदू मुसलमान का कहीं कोना ढूंढते हैं, आजादी में तो कहीं योगदान नहीं था। एक सिंगल अंग्रेज को, मैं तो 4 नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक सिंगल अंग्रेज पूछ रहा हूं कि किसी एक अंग्रेज को चिकोटी काटी हो। वर्तमान में चूंकि ये बंगाल जाना चाह रहे हैं, पिछला चुनाव आपको याद होगा, दाढ़ी यहां तक बढ़ा लिया था पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर के डुप्लीकेट लगने के लिए। अब मुद्दा दूसरा दिख रहा है। राजनाथ सिंह जी, आप तो कम से कम इंटायर पॉलिटिकल साइंस से नहीं निकले थे, आप तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स एमएससी किए थे, आप तो मिर्जापुर के कॉलेज में फिजिक्स से लेक्चरर थे, इंटर कॉलेज के। आप कह रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सरकारी कोष से बाबरी मस्जिद के उसके निर्माण के लिए पैसा देना। अरे क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? और सरदार पटेल ने रोक दिया, 1950 में सरदार पटेल मर गए। ये एक जैसे जिम्मेदारी ले ली है कि राजनाथ सिंह झूठ बोलेंगे, उसके बाद अमित शाह झूठ बोलेंगे। अब मोदी जी कब तक झूठ बोले? प्रधानमंत्री जी तो अभी गए थे जापान का एक कवि नेहरू के बारे में कह रहा था, वाह कितना भारत अच्छा देश था, नेहरू के बारे में चर्चा कर रहा था मोदी जी के सामने, क्योंकि नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू की तरह आप जो है बंद गले की कोट पहनने से, नेहरू जी की तरह उनकी वेशभूषा अपनाने से नेहरू नहीं बन जाएंगे। कपड़ों से पहचान लेंगे, कनपटी पे कट्टा रख देंगे, मारब छाती पे 4-4 गोली, मुसलमान चुरा ले जाएंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और प्रियंका गांधी ने उसका जवाब भी दिया। आज राज्यसभा में अमित शाह ने उसको लेकर चर्चा की और उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर आज की कांग्रेस तक वंदे मातरम का विरोध करती रही है। उनकी तुष्टीकरण की नीति से देश का विभाजन हुआ और भी कई सारे बातचीत हुई। मनीष तिवारी से लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो बार बार नेहरू को लेकर जिम्मेदार ठहराया जाता है हर चीज़ का, वो कब तक सवाल जवाब होता रहेगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने उसको लेकर कहा भी कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, जितनी भी शिकायतें उसको लेकर एक समय भी ले लीजिए, उस पर चर्चा हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, अमित शाह ने कहा है कि नेहरू से लेकर आज की कांग्रेस तक विरोध कर रही है। किस तरह का विरोध है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जिस वैचारिकी पे है, वो कभी भी आज़ादी के उस सच को पचा नहीं पाते हैं, और इसलिए देश जब भी ज्वलंत मुद्दों पे चाहता है कि संसद में चर्चा हो, लोकसभा में, राज्यसभा में हो, तो आप देखते हैं कि ये उस जो वर्तमान जो चर्चा जिस विषय पर होनी चाहिए, जो जिस ज्वलंत मुद्दे पर होनी चाहिए, उससे हट करके बात करते हैं। वंदे मातरम को लेकर के जो चर्चा हुई, ठीक है, उस स्वागत योग्य है, लेकिन उस वंदे मातरम की 150 वर्ष मनाने के साथ साथ क्या नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस दिल्ली में आप सोचिए कि मोनोपोली, ड्यूओपोली के तहत एयरलाइंस ने हजारों अपने जो है हवाईयान को रद्द किया, और उसके बाद आपने देखा कि किसी की शादी टूट गई, किसी की माँ बीमार नहीं जा पाई, तमाम लोग एयरपोर्ट पे जैसे तैसे पड़े रहे। उस दिल्ली में हो रहा है। उसी दिल्ली में आतंकी घटना हुई, कैसे आरडीएक्स चलाया फरीदाबाद तक, ये तो कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है। आज वोट चोरी को लेकर के लगातार सितंबर से मैं एसआईआर की बात करें कि उस पर मानसून सत्र से नहीं, लेकिन जब ये वंदे मातरम की बात करेंगे, क्योंकि जब वंदे मातरम की बात करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ये देखना है, लेकिन ये वहाँ घिर जाते हैं। जिस वंदे मातरम की बात करते हैं वो वंदे मातरम
जो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1896 में गाया गया। वो वंदे मातरम जब बंगाल का विभाजन 1905 में हो रहा था, उस समय जब मुस्लिम लीग का भी जन्म हो रहा था आगा खां जी के द्वारा, तो पूरे बंगाल में, वो बंगाल जो आज बांग्लादेश हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो सब कुछ उन बंगाल के लोगों ने, बंगालियों ने, पहले इन संघियों को कहते हूँ क्योंकि बंगालियों को मतलब वो एक बंगालियों मतलब कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सब वो लड़ रहे थे इस गीत के साथ बंगाल विभाजन को लेकर के। अंग्रेज डर चुके थे, और जब अंग्रेज इस डर से इतने थे कि वंदे मातरम या तो उस समय देश के प्रति प्रेम रखने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वो गाते थे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता गाते हुए जेलों में जाते थे, लाठियां खाते थे, और तमाम क्रांतिकारी हों इसको गाते हुए जो है फांसी के तख्ते पे चढ़े। सवाल ये बनता है कि जिस वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ये सारे लोग कहते हैं कि वो बंटवारे का हिस्सा बना, जिन्ना के पत्र के द्वारा डर के, दरअसल ये डरते हैं। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कितना स्पष्ट बोला कि मोदी जी जब आप बोलते हो कि एक अधिवेशन में गाया गया था, तो अधिवेशन किसका था? प्रियंका जी ने कहा ना, क्या हिंदू महासभा का था कि मुस्लिम लीग का था? वो कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 में। दूसरी बार जब इनका जन्म हो गया 1905 में, जब मुस्लिम लीग आ गई, उसके बाद 1925 में जब क्या कहते हैं आरएसएस का जन्म हो गया, हिंदू महासभा आ गई, तो 1930 के बाद देश की जो उस समय की वर्तमान परिस्थिति थी वो सांप्रदायिकरण की तरफ जैसे जाने लगा। अंग्रेजों से लड़ाई आज़ादी की केवल कांग्रेस के लोग और क्रांतिकारी जो लड़ रहे थे, समाजवादी लड़ रहे थे, सोच के लोग लड़ रहे थे, और ये सब आपस में हिंदू मुसलमान का वो झगड़ा शुरू कर दिया था। उसको लेकर के जब 1937 में 15 अक्टूबर को जिन्ना का जो पत्र आया, उस समय 1937 में कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन के लिए वहाँ पे सुभाष बाबू ने जिम्मेदारी ली थी। सुभाष बाबू ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा 17 अक्टूबर 1937 को। उस पत्र का जवाब दिया था जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो उस पत्र का जवाब उन्होंने 3 दिन बाद दिया था, यानी 20 अक्टूबर 1937 को। और उसमें पंडित नेहरू ने कहा कि ठीक है, मैं कलकत्ते आ रहा हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलूंगा। वो सब लोग मिले। मिलने के बाद गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान जो परिदृश्य है, ठीक है, उसमें दिक्कत लोगों को होगी, तो उन्होंने उन स्टैंजास को हटा दिया। और उसके बाद ये जो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम तो वंदे मातरम के लिए बात कर रहे थे, देश की एकता अखंडता की बात कर रहे थे, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। उसी समय 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता कायर विनायक दामोदर सावरकर, जो 5 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिख करके माफी मांगा था, अंग्रेजों से 30 रुपये पेंशन लेते थे, वो क्या कह रहे थे बैठक में कि देयर आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, ये 2 अलग अलग तरह के लोग, हिंदू और मुसलमान वर्ग के लोग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, इनका दोनों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। ये वो लोग थे। उसके बाद 1940 में जब पाकिस्तान का प्रस्ताव आया, जहां पे श्यामा बाबू, क्योंकि 1939 में हम तो कांग्रेस की जितनी सरकारें थी, हम सीधे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े थे, और हमने कहा था कि हम विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से पूछा नहीं गया था। हमारी सारी सरकार बर्खास्त हो गई थी। लेकिन उस समय आरएसएस के और हिंदू महासभा के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पूरे देश में 3 जगह सरकार चला रहे थे, पश्चिम बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ फ्रंट में। जो पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही थी, वहाँ का मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग का नेता फजलुल हक था, और वहाँ उप मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इनके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ये संघीय मोहर लगाते हैं। हम वंदे मातरम की बात कर रहे थे, ये 1937 में अहमदाबाद बांटते हैं। विभाजन का इल्जाम तो आप पर मोदी जी लगा रहे हैं। तो बता रहा हूं, मोदी जी बोल सकते हैं ना, मोदी जी बोल सकते हैं ना, इतिहास की उन सच्चाइयों को नहीं मोड़ सकते, एनसीईआरटी से हटा सकते हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें मैं बोल रहा हूं, इसको कहां से हटाएंगे? और दूसरी तरफ जब राष्ट्रगीत के रूप में जब इसको स्वीकार किया जा रहा था आज़ादी के समय, तो उस बैठक में कौन कौन लोग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, और ऐसे तमाम लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसमें इनके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने तो नहीं विरोध किया। और दुख की बात यह है कि डरपोक और कायर संघी 1925 में जिनका जन्म हुआ, इन्होंने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाते तो ये जेल की सलाखों में होते। इसी पर संजीव सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि 4 उन आदमियों का नाम बता दे जो इनकी तरफ से हैं और वंदे मातरम गाकर जेल गया। नहीं गाया, क्योंकि संजय सिंह जी को, क्योंकि 1940 में इन्होंने मां सदा वत्सले अपनाया था। अरे भाई, 1940 में मां सदा वत्सले अपना लिया, तो उसमें वंदे मातरम क्यों नहीं अपनाया?
और मैं तो आज कह रहा हूं इन संघियों को, जो इटली से मुंजे ने जो कॉपी करके लेके आए थे, हाफ पैंट पहनते थे, जब यहाँ के आदर्श पुरुष हाफ पैंट नहीं पहनते थे, हमारा परिधान नहीं था, जो उस वेशभूषा को अपना करके संघ में लेके आए, काली टोपी पहनने लगे और अब तो फुल पैंट में आ गए। तो अब मैं कहता हूं कि मां सदा वत्सले की जगह वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? क्योंकि एक डरपोक लोग थे। क्या ज़रूरत आ पड़ी है जो अचानक से 150 वर्ष से ये मना रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इनके 2-3 एजेंडे होते हैं। ये अतीत में हिंदू मुसलमान का कहीं कोना ढूंढते हैं। आजादी में तो कहीं योगदान नहीं था। एक सिंगल अंग्रेज को, मैं तो 4 नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक सिंगल अंग्रेज पूछ रहा हूं कि किसी एक अंग्रेज को चिकोटी काटी हो 1925 से, जब इनका जन्म हुआ आरएसएस का। वर्तमान में इनको क्या और दिख रहा है? वर्तमान में चूंकि ये बंगाल जाना चाह रहे हैं। पिछला चुनाव आपको याद होगा, दाढ़ी यहां तक बढ़ा लिया था पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर के डुप्लीकेट लगने के लिए। अब मुद्दा दूसरा दिख रहा है, तो अब जो है इसकी बात करेंगे। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते बोलते थक गए हैं, अब उन्होंने कहा भाई मैं कब तक झूठ बोलूंगा, आप लोग भी ठिका लो। मैं तो बड़ा इस चीज को उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा चिंतित हूं इस देख करके कि एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, देश का पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप मतलब आप तो कम से कम इंटायर पॉलिटिकल साइंस से नहीं निकले थे। आप तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स एमएससी किए थे। आप तो मिर्जापुर के कॉलेज में फिजिक्स से लेक्चरर थे, इंटर कॉलेज के। आप कह रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सरकारी कोष से बाबरी मस्जिद के उसके निर्माण के लिए पैसा देना। अरे क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? और सरदार पटेल ने रोक दिया। 1950 में सरदार पटेल मर गए। 1949 की एक वहाँ पे जो चीज़ें आई, और वो चीज़ें तो आकर के 90 में संज्ञान ली, जो आपके जो है मातृ संगठन आरएसएस के लोगों ने जो कुछ किया सब इतिहास के पन्ने में है। अब वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये एक जैसे जिम्मेदारी ले ली है कि राजनाथ सिंह झूठ बोलेंगे, उसके बाद अमित शाह झूठ बोलेंगे। अब मोदी जी कब तक झूठ बोलें? और इसीलिए इनके प्रवक्ता भी झूठ बोलते रहते हैं। आपने शुरू में कहा कि ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा हो, प्रियंका गांधी ने भी ये भी कहा, लेकिन आज उसी का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि ज़रूरी मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप तो संसद का बहिष्कार कर देते हैं जब ऐसी बात आती है। नहीं, संसद का बहिष्कार जब जरूरी मुद्दों पे नहीं होता है चर्चा, तब होती है। भाई आप बताइए ना कि जिस समय हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं, हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा कि आप दिल्ली में जो आपने मोनोपोली, पूरी दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे आपने जो हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां हैं, आपने उनकी मोनोपोली दे दी है। 65% इंडिगो को दे दिया है। कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देखिए, 25% या 30% इंडिगो को रहती थी, सारी एयरलाइंस की कंपनियां थी। 2 कंपनियों को आपने मोनोपोली दे दी, और इस तरह से कि लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है और मनमाना लूट चल रहा है। मतलब दिल्ली से लंदन तक का कि जितना किराया नहीं है, एयर फेयर नहीं है, उससे ज़्यादा किराया दिल्ली से कलकत्ते का हो रहा है, उससे ज़्यादा किराया दिल्ली के जयपुर का हो रहा है। लूट मची हुई है। एक छोटा सा बनारस का या पूरे देश का एक सब्जी बेचने वाला अगर व्यापारी होगा, अगर 100 रुपये किलो प्याज होगी मान लीजिए, और 500 रुपये बेचने लगा, तो उसके ऊपर जमाखोरी का इल्जाम लगेगा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसा मुकदमा दर्ज होगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। मुद्दों पर कब चर्चा होगी? कहाँ हुई चर्चा? आप देख तो रहे हैं, हम बार बार सितंबर के मानसून सत्र से कह रहे हैं कि साहब एसआईआर पे बात करिए, और एसआईआर पे लेकर सुप्रीम कोर्ट अब तक फटकार रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में आपने देखा कि आरडीएक्स कैसे आगे 18 लोग मर गए, देश तो सुरक्षित हाथों में था। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली के लोग निकल रहे हैं, सांस लेना दूभर है। मोदी जी कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, तो मजा, ये लोग मजा लेने के लिए गए हैं। देश की जनता अपना खून पसीने की कमाई का पैसा देती, तो संसद के 1 घंटे चलते हैं, और मजा लेने के लिए हमारा प्रधानमंत्री कहता है। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि अभी जो है न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन का चुनाव हुआ, वहाँ पे जो मेयर इलेक्ट हुए, उन्होंने जो है अपने भाषण में सबसे पहले नेहरू के कोट को याद किया जब आज़ादी हुई। दूसरी तरफ जब बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह आते हैं, जैसे पुतिन, उन्होंने गांधी को सम्मान दिया, नेहरू को भी सम्मान दिया। तो नेहरू तो प्रासंगिक रहेंगे हमेशा, लेकिन हमेशा जो है मोदी जी या उनकी पार्टी के लोगों को उनकी खामियां ही क्यों नज़र आती हैं, खूबियां क्यों नहीं दिखती, जबकि बाहर के लोग उनको याद कर रहे हैं? देखिए, पंडित नेहरू के प्रति नरेंद्र मोदी जी का खासकर जिस तरह का सोच रहती है, एक्चुअल में वो नेहरू ही बनना चाहते हैं। तो कोई नाम बनाने, नाम रखने से या किसी के क्रिटिसाइज करने से आप नहीं बनोगे, आपका कृत्य आपको नेहरू बनाएगा। नेहरू को जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया, उसमें जनरल टीटो और सारे, मतलब उसमें इतिहास में नहीं जाऊंगा, तो नेहरू ने बुला करके कोई उनको अपने देश में आकर के जबरदस्ती उनसे अपने नेता नहीं बनवाया था। प्रधानमंत्री जी तो अभी गए थे जापान का एक कवि नेहरू के बारे में कह रहा था, वाह कितना भारत अच्छा देश था, नेहरू के बारे में चर्चा कर रहा था मोदी जी के सामने। नेहरू को लेकर, पंडित नेहरू को लेकर के न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी
क्या स्पेस देता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस रात की जो स्पीच थी, उस मैडन स्पीच को उस व्यक्ति ने सुनाया। और वो मुझे फक्र है को हिंदुस्तान का वो खून है जो अमेरिका के तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके बात किया, वहाँ के पूंजीपतियों को, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को हरा करके, और वहाँ के न्यूयॉर्क के लोगों का, वहाँ के विश्वास जीत करके न्यूयॉर्क का मेयर बना। ये भारतीय खून है। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ पे हमारे मोदी जी इनका नाम नहीं लेते। और आज पंडित नेहरू हों, अभी रूस के राष्ट्रपति आए थे, वो पूछे क्या मीडिया के लोगों से, या पूछे क्या भाजपा संघ के लोगों से कि नागपुर कहाँ है, हेडगवार की जो है कहाँ दिवंगत हुए थे, उनकी समाधि स्थल कहाँ है, गोलवरकर और सावरकर की समाधि स्थल कहाँ है? नहीं, वो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे गए। इसलिए कि गांधी एक सोच है, नेहरू एक विचार है। आज भी नेहरू दुनिया के 47 देशों में पंडित नेहरू के लिए तमाम प्रतिमाएं तो छोड़ दीजिए, उनके नाम पे उन देशों में तमाम ऐसे शोध के संस्थान चलते हैं। इसलिए जो आपने कहा बात के शुरू में, क्यों पंडित नेहरू को, क्योंकि नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू की तरह आप जो है बंद गले की कोट पहनने से, नेहरू जी की तरह उनकी वेशभूषा अपनाने से नेहरू नहीं बन जाएंगे। नेहरू जी का जो इतना विशाल काय, उनका जो कद था कि पूरी दुनिया उनको पूछती थी। और एक और बता दूं आपको, 2 जाने माने समाजवादी नेता आए थे आपको, क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो और दूसरा नेता वहाँ का बहुत जाना माना नेता था। वो जब हमारे देश में आए और गांधी की समाधि पर से लौट रहे थे, तो पत्रकारों ने कहा कि आप हिंसा के रास्ते आप वहाँ पे चले और यहाँ पे आकर के आप गांधी की समाधि पे नमन करते हैं। तो उन्होंने क्या बात कही थी, कहा कि हिंदुस्तान के लोग भाग्यशाली थे कि उन्हें गांधी और नेहरू जैसा नेता मिला जो अहिंसा और सत्य के रास्ते पे लेके चला। हम इसलिए नमन करने आए हैं। तो ये हमारे जो है इस भारत की खूबी है। वो लकीर खींच पाएंगे मोदी जी जो आप कहने लगे? वो क्या खींच पाएंगे, वो क्या खींच पाएंगे? चुनाव में जिस तरह के उनके भाषण होते हैं उसको दोहराना नहीं चाहता। वो मोदी जी के असली चरित्र का चित्रांकन होता है। कपड़ों से पहचान लेंगे, कनपट्टी पे कट्टा रख देंगे, मारब छाती पे 4-4 गोली, मुसलमान चुरा ले जाएंगे। ये क्या है? एक प्रधानमंत्री की भाषा है। तो मोदी जी चुनाव के समय उनका असली चरित्र आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। ये जो वंदे मातरम का मामला चल रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इन मुद्दों पर जो है देश की संसद में बहस होनी चाहिए, या आपके जो मुद्दे हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर कीजिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।